नहीं पता? क्या आपको सच में नहीं पता? अब आपका इंग्लिश के एग्जाम में पास होना बहुत आसान हो गया है, क्योंकि मैं आपके लिए लेके आया हूं इंग्लिश की अनसीन पैसेज की एक जबरदस्त वीडियो। इसमें मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा अनसीन पैसेज को सॉल्व करने की, और सीबीएसई स्टूडेंट्स की तो चांदी होने वाली है, उनके लिए जैकपॉट लगने वाला है इस वीडियो के थ्रू। तो दोस्तों ऐसा क्या खास है इस वीडियो में, आपके लिए वीडियो को देखिए एंड तक। एक नहीं दो टाइप के पैसेज मैंने इसमें सॉल्व कराए हैं। तो आइए शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। कोटेशन मार्क्स आता हूं, कॉमन लेटर in what placing or welcome to your favorite channel dear sir। पहली बात तो ये जो वीडियो है ना, ये आप सभी के लिए है, चाहे आप एक स्कूल स्टूडेंट हो, कंपैटिटिव स्टूडेंट हो, किसी भी बोर्ड्स के हो। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कैसे अनसीन पैसेज में आप मार्क्स लूट सकते हैं। दोस्तों जितने भी अनसीन पैसेज होते हैं ना, ये बेसिकली दो तरह के होते हैं। एक होता है हमारा ट्रेडिशनल। कौन सा तरीका है हमारा? ट्रेडिशनल। मेरी राइटिंग पे कोई कमेंट नहीं करेगा, आई नो माई राइटिंग इज नॉट वेरी गुड। नेक्स्ट है हमारे मॉडर्न। जब मॉडर्न की बात होती है, मॉडर्न का मतलब क्या होता है? क्या होता है मतलब आधुनिक, जो आज के जमाने का, आज के स्टाइल का है, उसे कहते हैं मॉडर्न। तो ये दो तरह के ही हमारे अनसीन पैसेज पूछे जाते हैं, चाहे कोई स्कूल एग्जाम हो, कंपेटिटिव एग्जाम हो, किसी भी बोर्ड का हो, इसी तरह से आपसे पूछे जाते हैं अनसीन पैसेज की अगर मैं बात करूं। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अब ये हमारे ट्रेडिशनल वाले कौन से होते हैं? ट्रेडिशनल में क्या होता है, आपको ना पैराग्राफ दिए जाते हैं, जैसे पैरा नंबर 1, पैरा नंबर 2, पैरा नंबर 3, इस तरह से आपको ना 3-4 पैराग्राफ दिए जाते हैं। उसमें कोई टॉपिक होता है, कोई कहानी आपको बताई गई होती है, कोई इंफॉर्मेशन आपको दी जाती है, और उसके बेस पे आपसे सवाल पूछे जाते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, और उसका आपको आंसर करना होता है। ठीक है, आंसर कैसे करना होता है? या तो आपको डिस्क्रिप्टिव ही आंसर लिखना होता है। डिस्क्रिप्टिव का मतलब क्या होता है कि भाई आपको पूरा आंसर लिखना होता है वर्ड टू वर्ड करके। ठीक है, या फिर एमसीक्यू भी होते हैं। क्या होते हैं? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। पहले तो डिस्क्रिप्टिव ही होते थे, लेकिन आज थोड़ा बहुत चेंज आ रहा है, हल्का फुल्का सा, जहां कहीं कहीं एमसीक्यू भी पूछे जाते हैं आपके स्कूल एग्जाम्स के अंदर भी। ठीक है, इसको करने का तरीका क्या होता है? तरीका मैंने आपको बताया था कि आपको क्या करना होता है। आपको ना पैराग्राफ पहले नहीं पढ़ना, आपको सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना होता है। क्या पढ़ना होता है? सबसे पहले सवाल को पढ़ना है कि आपको पूछा क्या गया है, और उसके बाद उसका आंसर आपको टटोलना होता है। इस तरह से कुछ और भी स्टेप्स मैंने आपको बताए थे, जिससे आप ये ट्रेडिशनल वाले आसानी से फॉलो कर सकते हैं, आसानी से इसके आंसर कर सकते हैं और मार्क्स लूट सकते हैं। लेकिन ये बात ना किसको पता चल गई? ये बात सभी बोर्ड्स को पता चल गई, खासतौर से सीबीएसई बोर्ड्स को पता चल गई, क्योंकि ये वीडियो लाखों बच्चों ने देख लिए। अब तक ये वीडियो लाखों बच्चे देख चुके हैं, मार्क्स लूट चुके हैं, कंगाल हो गए बोर्ड्स वाले तो मार्क्स दे के। भाई बच्चे आ रहे हैं, आंसर लिख के जा रहे हैं, पूरे मार्क्स मिल रहे हैं। जाके देख लो कमेंट्स में, सबने क्या रखा है, सर 80-90 नंबर आ गए हमारे। ये जो वीडियो मैंने आपके लिए ऑलरेडी बना रखी थी, उसे देखने के बाद तो अब उन्होंने अपना दिमाग चलाया कि ये तो डियर सर ने इनका काम बच्चों का आसान कर दिया, बच्चे तो मार्क्स लूटने लगे, ग्रामर नहीं भी आती तब भी आंसर करके आ रहे हैं। तो अब उन्होंने क्या किया, सीबीएसई बोर्ड की अगर मैं खास तौर से बात करूं और कंपेटिटिव एग्जाम्स की मैं बात करूं, और मुझे उम्मीद है कि जो और बाकी बोर्ड्स भी हैं वो भी अब ट्रेडिशनल से इसी पे शिफ्ट होने वाले, मॉडर्न वाले पे, तो उनकी अगर मैं बात करता हूं तो ये ट्रेडिशनल वाला तो बिल्कुल ही खत्म हो गया है। क्या हो गया है? खत्म कर दिया गया। क्यों खत्म कर दिया गया? क्योंकि डियर सर की वीडियो देख के सब मार्क्स लूट रहे थे, इसलिए। और ये बात ऐसे ही नहीं कह रहा मैं, ये बात तो भैया लिखित में है, ये रही मेरे हाथ में रिवाइज सिलेबस है सीबीएसई का, 9, 10, 11, 12 सबके लिए रूल लेके आए। क्या रूल लेके आए? उन्होंने कहा ट्रेडिशनल वाले हम ना पूछने वाले। ये तो तुम समझ गए, तरीका समझ गए, बहुत अच्छे मार्क्स लेके आ रहे हो। इसमें साफ साफ लिखा है कि भैया मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, बेस्ड होंगे अनसीन पैसेज पे, जो आपकी कॉम्प्रिहेंशन, इंटरप्रिटेशन और आपके इन्फ्रेंस के ऊपर होंगे। यानी आपको ऐसे आंसर नहीं मिलेगा जैसे आप पहले ढूंढ लेते थे, यहां से कॉपी करके बिल्कुल डिट्टो आंसर लिख लिया करते थे। आंसर इस पैराग्राफ में छिपे हुए होते थे वर्ड टू वर्ड। अब ऐसा नहीं होने वाला, भूल जाओ, वो गया जमाना। नन्नो सुन लो ध्यान से, अब इस तरह के पैसेज नहीं आने वाले। कहीं एग्जाम में इस तरह से पहुंच जाओ कि आराम से करके आ जाएंगे। अब तो दो धारी तलवार आपके लिए रखी हुई है, या तो कट जाओगे या काट लोगे, समझ लो। ठीक है, नंबर्स काट लोगे। ठीक है, अब इसमें क्या कर दिया गया? इसमें कहा गया कि भाई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन होगा 10 नंबर का बेसिकली। एक और अनसीन पैसेज होगा, उसमें भी एमसीक्यू होंगे। उसमें क्या होगा? उसमें केस बेस्ड स्टडी होगी। केस बेस्ड स्टडी, आपको कोई चार्ट दिया गया होगा, कोई डेटा दिया गया होगा, कोई फोटो दिया गया होगा, और उसके ऊपर आपसे सवाल पूछ ले जाएंगे। अब बताओ कहां से कॉपी करोगे? अब लगाओ ट्रिक।
लेकिन डरने की क्या बात है, डियर सर आते हैं। मैं इसकी भी आपको आज ट्रिक बताने वाला हूं। सीबीएसई वालों ने तो हमारे ऊपर ये वाला एक फरमान जारी कर दिया, लेकिन हमने भी इसका सोल्यूशन निकाला। जहां प्रॉब्लम वहीं सोल्यूशन, हम है ना आपके साथ। तो दोस्तों ये मॉडर्न वाला कैसे करना, ये बात तो आपको क्लियर हो गई कि अब ऐसा पैसेज नहीं आने वाला है। पैसेज अब थोड़ा डिफरेंट आएगा। उसमें ऐसा होगा जैसे यहां पे आपको जो पैसेज दिया गया था उसमें आंसर नहीं मिलेगा। फॉर एग्जांपल आपसे यहां पे बहुत सारी बातें की गई, बहुत सारे सवाल किए गए, सब कुछ था, लेकिन जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो क्वेश्चन पैसेज से रिलेटेड होगा, लेकिन उसका एग्जैक्ट आंसर आपको यहां नहीं मिलेगा। फॉर एग्जांपल यहां पे किसी मारुति कार के बारे में बात की गई। क्या मारुति कार के बारे में बात की गई थी कि भाई मारुति की कार गाड़ी आने वाली है कोई नहीं, और उसमें ना 180 की स्पीड से चल जाएगी, वो उड़ भी सकती है, गाड़ी का कलर काला होगा। और सवाल पता है क्या पूछा जाएगा? सवाल पूछा जाएगा कि इस पैसेज के अंदर किस चीज की बात की गई है, स्कूटर, बस, गाड़ी, ट्रैक्टर। तो आपको आंसर देना होगा गाड़ी। ठीक है, यानी पैसेज से लेना देना है, बट ऐसा लेना देना नहीं कि आप कॉपी कर सकते हो, कॉपी नहीं कर पाओगे। ऐसे कैसे बता रहे हो सर? मैं पूरा आपको तरीका बताऊंगा, स्टेप्स भी समझाऊंगा, लेकिन अभी मोटी मोटी बात सुनो। आपको क्या करना है, अब आपको अपने दिमाग की जो बत्ती है उसको जला के रखना है। करना कैसे है, इस तरह के पैसेज वो बताता हूं। उसके लिए आपको दो चीजों पे फोकस करना है दोस्तों। किन दो चीजों पे? पहला है अंडरस्टैंडिंग। अरे वाह 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 वाह, क्या बात कह दी, मजा आ गया। अंडरस्टैंडिंग, समझ रखनी है, अपनी हर चीज की समझ रखनी है। पैसेज को पढ़ रहे हो, जितनी ग्रामर आती है, जितना कुछ आता है, समझने की कोशिश रखनी है, समझना है। ठीक है, क्योंकि समझ के ही नंबर है। क्योंकि सीबीएसई को पता चल चुका है, क्या पता चल चुका है कि बच्चे को ना ये कॉपी करना तो आता है, लेकिन समझ में आ रहा है कि नहीं, इसमें डाउट है उन्हें, तो आपकी समझ को देखना चाहते हैं। तो समझने की कोशिश करनी है, सवाल को भी समझना है, पैसेज को भी समझना है, देख के भागा दौड़े नहीं मचानी। दूसरी चीज क्या करनी है आपको? गैसिंग, तुक्का। अरे सर तुक्का मारने को कह रहे हो? तुक्का? हाँ मैं कह रहा हूं आपसे तुक्का मारना है। अरे कौन सा वाला तुक्का मारना है? सुनो मेरी बात, आपको तुक्का ऐसे मारना है कि आपको अपना कॉमन सेंस रखना है। और ऐसा कहा जाता है कि कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन, लेकिन आपको कॉमन बना लेना। क्या कॉमन सेंस? यानी जो चीजें साफ साफ नजर आ रही हैं भाई वो तो देख ही पाओगे। फॉर एग्जाम्पल आपको पैसेज में दिया गया था ऑथर के पापा का नाम राहुल है, और फिर आपको ऑप्शन दिए गए कि भाई राहुल किसका नाम है? मेरा। अब भाई आप कहोगे भाई मेरा नाम कहां से आ गया? ये तो बिल्कुल कॉमन सेंस वाली बात है भाई, ऑथर के पापा का नाम राहुल है, तो मेरा वाला ऑप्शन तो वहां बिल्कुल गलत था। तो कॉमन सेंस वाली चीजें ज्यादा आपसे पूछी जानी है, ये बात ध्यान से अपने दिमाग में बसा लो। अच्छा 9, 10, 11, 12 सभी के लिए तकरीबन 20-20 नंबर का ही आने वाला है, तो ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। दो धारी तलवार है, इसमें आपको कुछ एक्सप्लेन नहीं करना। अगर सही टिक कर दिया, सही ऑप्शन पे राइट लगा दिया, तो आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। और वहीं अगर गलत हो गया तो भाई एक भी नंबर नहीं मिलेगा। पहले जाता था आधा नंबर, अब नहीं मिलेगा, आधे का कोई काम नहीं है। ये अच्छे से क्लियर कर लो। तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूं स्टेप्स, ऐसे ही जादुई स्टेप्स बताने वाला हूं, जिसको फॉलो करके आप ये टफ से टफ भी अनसीन पैसेज चुटकियों में सॉल्व करोगे। आइए देखते हैं। दोस्तों मैं आपको स्टेप्स बताता हूं अनसीन पैसेज को अटेम्प्ट करते हुए। पहला स्टेप है हमारा स्टेप नंबर 1। आपको क्या करना है? पैसेज को रीड करना है, जितने अच्छे से आप रीड कर सकें। रीड द पैसेज, और रीड इस तरह से करना है कि जो पैसेज का सेंट्रल आइडिया है, क्या चीज? सेंट्रल आइडिया वो क्या है वो समझने की कोशिश करना कि किस बारे में है पैसेज। पैसेज किस बारे में है, ये समझने की कोशिश कर लेना बस, कि मेन मोटी मोटी बात क्या है वो जानने की कोशिश करना। ठीक है, जितनी ग्रामर आती है, जितनी आपकी समझ है वो लगा लेना बस। ठीक है, ज्यादा प्रेशर नहीं डालना अपने ऊपर, अपनी तरफ से 100%। स्टेप नंबर 2। अब आपको क्या करना है? अब आना क्वेश्चंस के ऊपर। अब क्या करने हैं? रीड द क्वेश्चन। लेकिन यह इंपॉर्टेंट बात क्या है वो बताता हूं। अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना कि भाई क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है। स्टेप नंबर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से, कान नाक खोल के। ठीक है, स्टेप नंबर 3 में आपको यह करना है कि जो आपने सवाल पढ़ा है उसको पढ़ते वक्त आपको फोकस करना है पैसेज के ऊपर, क्योंकि आपको सारे ऑप्शन सेम लगेंगे। जो आपसे सवाल पूछा गया उसमें जो आपको ऑप्शंस दिए गए हैं दोस्तों, वो 4 ऑप्शन आपको सब सेम लगने वाले हैं। मैं बता रहा हूं, अभी बता रहा हूं मैं आपको। लेकिन आपको क्या करना है? अगर आपने फोकस कर लिया पैसेज के ऊपर, अपने दिमाग में क्या रखना है? ये जो आपका माइंड है यहाँ पे, ये आपका ये जो माइंड है ना, टेढ़ा मेढ़ा सा माइंड जो ये, इस माइंड के अंदर आपका क्या रहना चाहिए? जो आपने पैसेज पढ़ा था कि उसमें क्या था, उसको पकड़ के बैठे रहो बस। बाकी इधर उधर कोई कुछ भी कहे हमें मतलब नहीं, हम तो उसको पकड़ के बैठेंगे। पैसेज में असल में बात क्या की गई थी? आपने क्या देखा? सेंट्रल आइडिया। आपके दिमाग में वो सेंट्रल आइडिया होना चाहिए, फोकस वहां रखना है ऑप्शंस को पढ़ते वक्त। याद रख लेना मेरी बात, ठीक है? क्लियर हो गया? अब आपका स्टेप नंबर 4 आता है।
ये सब करने के बाद आपको स्टेप नंबर 4 में क्या करना है, जो आपके रॉन्ग ऑप्शंस आपको लग रहे हैं, जो आपको लग रहे हैं कि भाई ये तो बिल्कुल बेवकूफों वाले ऑप्शन दिए हुए हैं, बिल्कुल बेकार ऑप्शन है, आपको दिख रहा है साफ साफ, कॉमन सेंस आपने यूज किया, आपको लगा कि ये तो बिल्कुल गलत ऑप्शन है, उसे वहीं के वहीं सबसे पहले काट दो, उसके ऊपर जल्दी से तलवार ऐसे लगा दो, कट, उसको खत्म करो, उसको अपने माइंड में ही मत लेके आओ। क्लियर हो गया? तो 4 आपके स्टेप्स हैं, ये आपको फॉलो करने हैं। सबसे पहले पैसेज को रीड करना है, उसका सेंट्रल आइडिया निकालना है कि उसमें कहना क्या चाह रहे हैं, ठीक है। दूसरा आपको क्या करना है, क्वेश्चन को फिर रीड करना है, और उसके बाद तीसरा आपका स्टेप है कि जो पैसेज में आपने क्वेश्चन को पढ़ा है तो फोकस रखना है कि पैसेज में क्या बात की गई थी, ठीक है। फोर्थ क्या आपका, रॉन्ग ऑप्शंस को तुरंत कट कर दो, देखते ही उसको तो मार दो, एकदम पट्ट से हेडशॉट मारना है। क्लियर हो गया कि नहीं? आइए मैं आपको एक सैंपल पेपर बता देता हूं, उसको सॉल्व करा देता हूं कैसे आपको ये सब एग्जीक्यूट करना है। अभी मेरे फोन में लॉक लगा हुआ है, ये मेरी शक्ल देख के खुल जाएगा, बिल्कुल खुल गया, ठीक है, उंगली लगा के खोला था, ठीक है। अब आपके सामने एक पैसेज आ रहा है, ये सीबीएसई का ही निकाला हुआ सैंपल पेपर है इसलिए बता रहा हूं, और 9, 10, 11, 12 सबके साथ ही ऐसा आने वाला है, ध्यान से सुन लो, ठीक है। तो आपके सामने अभी ये एक पैसेज आ रहा है, लंबा चौड़ा पैसेज है, ठीक है। अभी मैं पॉज कर देता हूं, ध्यान से इस पैसेज को स्टेप नंबर 1 आपको रीड करना है, इसका सेंट्रल आइडिया निकालते हुए कि इसमें क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। हाँ तो नन्नो पढ़ लिया ना, समझ लिया ना। मैंने आपसे पहला स्टेप क्या कहा था कि आपको पैसेज को रीड करना है ये सोचते हुए कि इसमें मोटा मोटा कहा क्या गया है, इसकी कहानी क्या है, कहानी को समझने की कोशिश करनी है। अगर कुछ ऐसे वर्ड आए थे, ऐसे कोई सेंटेंस आए थे जो आपको नहीं समझ में आए, उसे अभी इग्नोर कर देना, अभी ये देखना कहानी क्या है। कहानी को पकड़ लिया, ठीक है जी, आगे की अब कार्यवाही करते हैं। मैंने जो मोटा मोटा मैंने पढ़ा वो मैं बताता हूं आपके लैंग्वेज के अंदर। मैं इसमें ये कहा गया था, जो हमारा राइटर है, जो ऑथर है, ये बताना चाह रहा है कि भाई डिसिप्लिन का क्या रोल होता है लाइफ में, और इसने खुद ने क्या किया है। इसने बताया भाई 20 साल से मैंने कोई डिसिप्लिन को फॉलो नहीं किया। क्यों नहीं किया? इसने ये भी बता दिया कि हमें क्या, हमें मजा आता है, हमें लाइफ को ना कुछ डिफरेंट बनाना होता है, इसलिए हम एज पे जीते हैं, यानी खतरे लेते हैं, रिस्क लेते हैं। इस तरह की इसने बातें की। इसने आगे और बताया कि भाई मैं इतनी ज्यादा मैं इनडिसिप्लिन वाली लाइफ जी रहा था कि मैं स्ट्रेस में आ गया, तो डॉक्टर ने कहा स्ट्रेस है, मुझे यकीन नहीं हो रहा था, मैं तो बड़े मजे में था, मैं स्ट्रेस में कैसे आ गया। फिर इसे लगा कि इसको लाइफ में कुछ चेंज करने चाहिए, अपना लाइफस्टाइल बदलना चाहिए। इसने ये भी बताया कि कोई भी ना एक जैसा नहीं होता, सबकी लाइफ अलग होती है, इसलिए किसी को कॉपी मत करो, अपने आप में बेस्ट बनो। ये बातें टोटल मिला के इसमें की गई हैं। इसी चीज को दिमाग में रखते हुए सेकंड स्टेप क्या है, क्वेश्चन को पढ़ना है, और थर्ड में फोकस करना है पैसेज पे। मैं क्वेश्चन को पढ़ने वाला हूं, क्वेश्चन को पढ़ के ये सोचूंगा कि जो ऑप्शंस दिए हैं, फोकस करना है पैसेज पे कि राइटर ने क्या कहा था। आइए पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। साफ साफ लिखा हुआ है भाई, बिल्कुल खुला खुला लिखा हुआ है, ऑन द बेसिस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज। अंडरस्टैंडिंग के बेस के ऊपर है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी आप यहां पे कॉपी कर दोगे। सवाल है आपका, the reason why living on the edge has become popular is because of the constant need for something different, population being much younger, exhausting effort to make changes, strong tendency to stay within our limits। अब इसमें कहा गया कि जो ये बात कही गई है कि भाई ये लिविंग ऑन द एज हैज बिकम पॉपुलर, एज का मतलब एक खतरे पे, एकदम किनारे पे रहने में पॉपुलर क्यों हो गई है, इस तरह की लाइफ, इस तरह से जीना पॉपुलर क्यों हो गया है। याद रखो पैसेज के अंदर क्या कहा गया था, उसने कहा था कि लाइफ को यूनिक बनाना, डिफरेंट बनाना, इसलिए हम इस तरह की लाइफ जीते हैं। ये बात मैं आपको प्रूव भी कर दूंगा, पहले दूसरे पैरे में कुछ इस तरह की बात कही थी उसने। देखो ये रहा हमारा ये रहा थर्ड पैराग्राफ में लिखा हुआ है आपके साथ साथ पहली लाइन, वी कैन थिंक इट्स काइंड ऑफ एक्साइटिंग। वर्ड क्या यूज किया, एक्साइटिंग, ये तो इतना पता ही है ना बच्चों आपको। तो हमें लगता है, हम ऐसा सोच सकते हैं कि भाई एक्साइटिंग होता है बहुत ज्यादा, टू लिव लाइफ ऑन द एज, एक्साइटिंग होता है। क्लियर हो गया भाई, लिविंग ऑन द एज साफ साफ आंसर नहीं था, लेकिन अगर आपने अंडरस्टैंड किया हो, थोड़ा बहुत समझने की कोशिश की हो, कॉमन सेंस लगाया तो आंसर मिल गया। अब देखते हैं ऑप्शंस क्या है आपके। ऑप्शन थे भैया, कांस्टेंट नीड फॉर समथिंग डिफरेंट, एक्साइटमेंट, डिफरेंट, लाइफ डिफरेंट बनानी है, एक्साइटेड बनानी है, यही तो कहना चाह रहा है। वैसे तो करेक्ट आंसर इसका देखते ही पता चल गया कि पहला है, लेकिन अभी रॉन्ग ऑप्शंस को भी कट करता हूं। पॉपुलेशन बीइंग मच यंगर, पॉपुलेशन का तो जिक्र भी नहीं है भाई इसमें, गलत करो। पॉपुलेशन थी क्या पैसेज में? नहीं थी। दूसरा देखो भाई, एग्जॉस्टिंग एफर्ट टू मेक चेंजेस, ऐसा कुछ था कि कुछ एफर्ट लगाए जाएंगे चेंज करने के लिए? नहीं, ऐसा भी नहीं था। स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू स्टे विद इन अवर लिमिट्स, हमारे लिमिट्स में रहने के लिए टेंडेंसी जो होती है हमारी कि हमें लिमिट्स में, ऐसा भी कुछ भी नहीं था। इसमें मेन फोकस ये था कि एक्साइटिंग बनाना है लाइफ को, और वो कैसे बनेगा, डिफरेंट बनाना है, एक्साइटिंग बनाना, बात वही तो है। तो इसका पहले का ए आंसर हो जाएगा। अब मुझे बता दो कौन सा कॉपी किया आपने इसके अंदर? कुछ भी कॉपी नहीं थी, अंडरस्टैंडिंग थी। ठीक है, आओ थोड़ा और आसान करते हैं, दूसरे सवाल को देखते हैं। चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट कैप्चर्स द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज फ्रॉम द गिवन कोड। मैंने कहा था आपसे और कह रहा हूं बार बार कि आपको सेंट्रल आइडिया पकड़ना है। देखो उसके ऊपर साफ साफ सवाल पूछा गया है और आपसे पूछा जाएगा, सेंट्रल आइडिया ही पूछ लिया जाएगा और समझने से ही आपका आंसर आएगा। आओ देखते हैं पहला ऑप्शन क्या है
भाई पहला ऑप्शन है इट्स ऑल अबाउट क्वालिटी ऑफ लाइफ। क्या क्वालिटी ऑफ लाइफ के बारे में था क्या? मैं तो इसे पढ़ना ही नहीं चाह रहा, इतनी गंदी बात लिखी, क्वालिटी ऑफ लाइफ के बारे में तो बात ही नहीं होती कि भाई लाइफ का स्टैंडर्ड कैसा होना चाहिए, ऐसा कुछ तो था ही नहीं, इसको हटा दो, कंफ्यूज मत होना। पैसेज में बात हुई थी, मैं बार बार कह रहा हूं, डिसिप्लिन के ऊपर बात हुई थी कि लाइफ को कैसे हमने एक्साइटिंग बनाने के लिए हमने नई नई चीजें सीखी, हम कैसे रिस्क पे जीना चाहते हैं, हम डिसिप्लिन फॉलो नहीं करते जबकि डिसिप्लिन इंपॉर्टेंट है, ये बातें हुई थी, याद रखो। आगे बढ़ते हैं। टू गो बियॉन्ड इज एज रॉन्ग एज टू फॉल शॉर्ट। ऐसा था क्या कुछ कि अगर आप बहुत बियॉन्ड चले जाते हो तो आप पीछे रह जाते हो, शॉर्ट रह जाते हो, ऐसा कुछ चीजें कोट इससे यहां पे जरा भी कुछ सिमिलर लग रही है? नहीं, अभी आगे देख लेते हैं। लाइफ इज लाइक राइडिंग अ बाइसिकल, टू कीप योर बैलेंस यू मस्ट कीप मूविंग। क्या हमें बढ़ते रहने के लिए कहा है उसने, राइटर ने? नहीं नहीं। देखो ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के मुझे जवाब दे दो, उसमें डिसिप्लिन की बात हुई थी क्या नहीं? देखो फोर्थ ऑप्शन में क्या है, बैलेंस इज नॉट समथिंग यू फाइंड। बैलेंस वो नहीं है जो आप पाते हो, इट्स समथिंग यू क्रिएट। ये वो है जो आप क्रिएट करते हो। राइटर यही तो कह रहा था कि 20 साल से मैंने कुछ नहीं किया था, उल्टी सीधी लाइफ जी रहा था, इसलिए मैं स्ट्रेस में आ गया था। मेरे को अब लग रहा है कि मेरी लाइफस्टाइल चेंज करना है, बैलेंस बनाना है, अपनी लाइफ को कंटेन करना है, मेरी लाइफ बढ़िया हो जाएगी। क्या ये इससे कोरिलेट हो रहा है कि नहीं हो रहा? ईमानदारी से बताओ, कसम खा के हो रहा है ना? तो नन्नो सही आंसर क्या होगा हमारा? डी हो जाएगा, बात खत्म है। तो कितने, देखो बहुत आसान भी है, बहुत मुश्किल भी है, ये टू सॉर्ड है बिल्कुल, कि आपके दो धारी तलवार है कि अगर आपने इसमें कंफ्यूज होना तो हो जाओ, आपकी मर्जी, लेकिन पैसेज पे फोकस, दिमाग में पैसेज होना चाहिए। पैसेज में डिसिप्लिन के बारे में बात हुई थी, क्वालिटी ऑफ लाइफ के बारे में बात नहीं हुई थी। लाइफ के और जो ये उल्टे सीधे इन्होंने दे रखे हैं यहाँ पे कि लाइफ इज राइडिंग अ बाइसिकल, इस तरह की बात तो कहीं भी नहीं हुई थी। लाइफ की डिसिप्लिन के, द इंपॉर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन इन आवर लाइफ, ये था हमारा मेन। आओ चलो और देखते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन आपके लिए अटेम्प्ट करते हैं। विच ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स आर एप्ट अबाउट द राइटर इन द फॉलोइंग कॉन्टेक्स्ट। भाई इसमें कौन सा कैरेक्टरिस्टिक, कौन सी विशेषता राइटर किससे उभर के आती है, किससे? आई नो, मैं जानता हूं, आई हैव लिमिट्स, मेरी लिमिट्स हैं, एंड दैट आई हैव रीच देम, और मैं उन तक पहुंचा हुआ भी हूं, ठीक है, बट आई एम गोइंग टू इग्नोर देम, मैं उन्हें नजरअंदाज करने वाला हूं, ठीक है। एंड सी इफ और हाउ लॉन्ग आई कैन गेट बाय विद इट, ठीक है। तो अब एक बात बताओ, इसमें वर्ड क्या यूज हुआ है? इग्नोर पे फोकस करना है, क्योंकि अब ऑप्शन पूछे गए हैं कि लाइफ के कौन से कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बता रहा है। भैया इग्नोर करता है वो, राइटर क्या करता है? इग्नोर करता है, लापरवाह आदमी है। लापरवाह ढूंढो, लापरवाह, नेग्लिजेंट ना, नेग्लिजेंट ही तो लापरवाह होता है, जो नेग्लिजेंस रखता है, जो ध्यान नहीं देता। भैया पहला ऑप्शन होना हो इसमें हो गई होगा। तो अब 1 के साथ कौन सा जुड़ा हुआ है? 4 जुड़ा हुआ है, और 1 के साथ कोई और ऑप्शन है भी नहीं, कुछ भी सोचना पड़ा, लगाओ कॉमन सेंस। अरे भाई पहला ऑप्शन तो होना ही होना है, नेग्लिजेंट तो है ही है, और चौथा इन्होंने खुद ही आंसर में दे रखा है कि भाई रेकलेस है। रेकलेस मतलब भी लापरवाही होता है। कहां से पकड़ा मैंने? भैया मैंने उसका जिस्ट देखा, मतलब देखा, उसने खुद का आई इग्नोर, भाई मैं इग्नोर करता हूं। बताओ मुश्किल है क्या? मुझे बता दो मुश्किल है क्या? ठंडे दिमाग से अगर आप थोड़ा थोड़ा भी पढ़ोगे, उसकी हिंदी निकालोगे और समझोगे, आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा? बस सच्ची बता दो। बिल्कुल आ रहा है दोस्तों, ट्राई करना। अब आप अटेम्प्ट करना, 2-4 सवाल इसके आप अटेम्प्ट करोगे और मुझे बताओगे कि आप इसको कितना समझ पा रहे हो, कितना कर पा रहे हो, मुझे भी तो बताओगे ना। कोई भी डाउट होता है आप मुझसे पूछ सकते हो, आप इंस्टाग्राम पे जाके पूछ सकते हो अगर अब भी अटकते हो, ठीक है जी। अब जैसे कि 9th क्वेश्चन पे आते हैं। 9th क्वेश्चन पे देखते हैं, थोड़ा डिफरेंट है। उसने कहा है व्हाट डज द ऑथर मीन व्हेन ही सेज, इसका मतलब क्या जब ऑथर कहता है टू गेट आवर लाइव्स इन ऑर्डर, इसका मतलब क्या? लाइफ का मतलब लाइफ का प्लूरल हो गया जिंदगी, इन ऑर्डर मतलब भाई ऑर्डर में लगाना, जिंदगी को ऑर्डर में लगाने का मतलब क्या है? और ऑप्शन दे दिए इसने, क्या ऑप्शन दे दिए? टू रिज्यूम आवर लाइफ को दोबारा शुरू करना, रिज्यूम करना। भाई लाइफ रुकी कब थी? रुकती है क्या लाइफ? भैया रुकती है ना, तो वो कब्रिस्तान और शमशान जाती है, ठीक है। तो ये पहला ऑप्शन बेवकूफों वाला, काटो इसको। दूसरा देखो, टू ऑर्गेनाइज अवर लाइफ, ऑर्गेनाइज कितना प्यारा वर्ड है, ऑर्डर, ऑर्गेनाइज करना, किसी चीज को ठीक तरीके से लगा देना, वही तो इसका आंसर है। तीसरा चौथा भी नहीं पढ़ना पड़ा मुझे, चलो आपके लिए पढ़ देता हूं। रीबिल्ड करना, भाई रीबिल्ड तो तब होगा जब टूटी हो लाइफ। टूटी कब थी? नहीं टूटी भाई। टू कंट्रोल अवर लाइफ, कंट्रोल करने की बात है, ऑर्डर में लगाना, कंट्रोल करना होता है किसी को? बिल्कुल नहीं। मैं आपसे कहूं कि भाई लाइन में खड़े हो जाओ तो मैं आपको कंट्रोल कर रहा हूं? नहीं, मैं आपको एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में लगा रहा हूं। कंट्रोल तो होता मैं छड़ी लेता, ठीक है ना। तो इस तरह से देखो, ये सवाल सारे आसान होंगे। अच्छा इस बीच कुछ हलवा भी आपको मिल जाएगा। हलवा ऐसा मिल जाएगा कि डायरेक्ट आपके पैसेज से ही आंसर आपको मिल जाएगा। 1-2 ऐसे भी आएंगे, लेकिन मैं आपको टफ से टफ कराने की कोशिश कर रहा हूं। तो दोस्तों इस तरह से जो बाकी के ऑप्शन है मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूं, ये आपका होमवर्क है। आप मुझे इसके सही आंसर करके दिखाओगे पूरी हिम्मत के साथ, पूरे जोश के साथ। आइए अब दूसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। दोस्तों मॉडर्न पैसेज के अंदर जो आपका दूसरा पैसेज होगा, उसके अंदर आपको एक चार्ट दिया गया होगा, या कोई केस स्टडी दी गई होगी, कोई ग्राफ दिया गया होगा, कोई
स्टेट्स दिए गए होंगे जिनको आपको पढ़ना है और उनको समझते हुए आपको आंसर करना है। तो इसकी भी आपकी टेक्निक यही रहेगी। अभी आपको क्या करना होगा, इसको स्टेट्स को, ये जो चार्ट है इनको अच्छे से देखना है, समझना है भैया क्या क्या दे रखा है क्या नहीं दे रखा है, वो सारी चीज आपको क्लियर कर लेनी है। ठीक है, अच्छे से पढ़ लेना है और उसके बाद क्वेश्चंस पे जाना है। ये रिलेटिवली थोड़ा आसान होता है, मैं बता रहा हूं आपको, काफी आसान होता है। एक बार बस चार्ट को समझने की कोशिश करनी है। अभी आपके सामने इसी तरह का एक क्वेश्चन आ रहा है जिसमें आपको एक चार्ट दिया गया है जिसके अंदर जो मोटी मोटी बातें हैं वो आपको समझनी है। अभी वीडियो को पॉज कर देता हूं, अच्छे से पढ़ लो इसको। मेरे प्यारे दोस्तों, अभी आपने ये पैसेज पढ़ा होगा, आपको भी समझ में यही आया होगा कि इसमें मोटी मोटी जो बात की गई थी वो ये बात थी कि भाई जो टूरिज्म होता है उसमें टूरिज्म में कितने तरह के घूमने वाले लोग होते हैं, वो क्यों घूमते हैं, उनकी कैटेगरी बता दी गई थी और कुछ डेटा था, उस डेटा के हिसाब से बताया था कि एज वाइज बता दिया था, कंपोजिशन वाइज बता दिया था, हाउस होल्ड या जो खर्चा कितना कर सकते हैं, कौन ज्यादा खर्च करता है कौन कम खर्चा, ये सारे आपको स्टेट्स दिए गए थे। यही था ना भाई, मोटा मोटा यही था। पहला सवाल देखते हैं जल्दी से, इसमें भी साफ साफ कहा गया है ऑन द बेसिस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज। भाई अंडरस्टैंड करना पड़ेगा आपको। सवाल है पहला, इन द लाइन recognized as the benchmark, the word benchmark does not refer to, benchmark का क्या मतलब नहीं होता है ये बताना है। पहला, basis for something। दूसरा, द क्राइटेरियन रिक्वायर्ड, क्राइटेरिया तो होता है भैया कोई क्राइटेरिया, बेंचमार्क ये भी तो बताना भाई ये बेंचमार्क है मेरा, तो ये मेरा, तो ये क्या, ये मेरी क्या है, एक क्राइटेरिया ही तो है ये। ठीक है, द एबिलिटी टू लॉन्च समथिंग न्यू, कुछ नई एक एबिलिटी है कुछ लॉन्च करने के लिए नया। ओके, और चौथा है स्टैंडर्ड पॉइंट ऑफ रेफरेंस, किसी चीज का स्टैंडर्ड बताना, एक पॉइंट बताना भैया इतने तक करना है, तो ये भी बेंचमार्क हुआ। तो पहला ऑप्शन जो है, जो अब बेसिस फॉर समथिंग, किसी चीज का बेस नहीं हो सकता बेंचमार्क। बेंचमार्क तो हमेशा किसी चीज का टारगेट होता है, बेस नहीं हो सकता। ठीक है, इसलिए पहला ऑप्शन जो है मेरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सिर्फ बेंचमार्क अगर आपको वर्ड का मीनिंग पता था उसके ऊपर था। ठीक है, अगर थोड़ी भी अकल लगाओगे समझ में आ जाएगा। दूसरा देखते हैं, द वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूएन इज इन एन ऑब्जर्वेशन शेयर्ड दैट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत आपकी अंडरस्टैंडिंग बार बार चेक की जा रही है कि कितना पढ़ा भाई आपने, वो पढ़ने वाला है। अब आप ना, आप में तो बहुत सारे लोग होंगे 57% देखते ही ऊपर जाएंगे, जहां 57% लिखा था वो मैच करेंगे और सही आंसर इसका लगा देंगे सेकंड का ए, जो कि बिल्कुल गलत हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। अंडरस्टैंडिंग जरा पढ़ो तो सही, ऑप्शन में दिया क्या गया है। ऑप्शन में आपसे कह रहा है इमर्जिंग इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड विल गेन 57% ऑफ देयर एनुअल प्रॉफिट्स फ्रॉम इंटरनेशनल टूरिस्ट। यहां पे कह रहा है एनुअल प्रॉफिट मिलेगा 57%। ऊपर जाके देखना 57% एनुअल प्रॉफिट की बात नहीं हो रही, टूरिस्ट की बात हो रही है। जाके पढ़ लो, पढ़ो जरा जाके क्या लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ने की कोशिश करो। देखो यहाँ पे पहली ही, यहाँ पे इधर साफ साफ उसने लिख दिया, क्या लिख दिया जी, मैं भी पढ़ के देखता हूं आपके साथ साथ। यहाँ पे लिखा हुआ ये रहा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ लाइन में लिखा है 57% ऑफ इंटरनेशनल टूरिस्ट अराइवल्स विल बी इन इमर्जिंग इकोनॉमीज बाय 2030। वहां पे टूरिस्ट की बात हो रही है और जो हमसे ऑप्शन दिया गया है वहां पे टूरिस्ट की नहीं, एनुअल प्रॉफिट की बात हुई है। भैया प्रॉफिट कहां से आ गया, टूरिस्ट की बात हुई थी, वो तो प्रॉफिट बाद में आता रहेगा, पहले तो टूरिस्ट के बारे में था ना ये डेटा, तो ये गलत हो जाएगा। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि ध्यान से अंडरस्टैंडिंग चेक की जाएगी आपकी बार बार। ठीक है, आइए दूसरा ऑप्शन देखते हैं। पहले तो गलत हो गया, बिल्कुल गलत है। कंट्रीज विद अपकमिंग इकोनॉमीज शैल सी मैक्सिमम टूरिस्ट फुटफॉल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड इन द नेक्स्ट डिकेड, इसको अभी होल्ड पे रखते हैं। तीसरा ऑप्शन देखते हैं, अ लार्ज नंबर ऑफ इंटरनेशनल टूरिस्ट इन 2030 विल बी फ्रॉम डेवलपिंग कंट्रीज। इनकी बात नहीं हुई थी, बाय की बात हुई, यानी तक 2030 तक आएगा, और ये कह रहा है 2030 में आएगा, ये भी गलत होगा, यहां भी आप फंस सकते हो, तो ये भी इसको फौरन कट मारो। पहला और तीसरा कट हो गया। चौथा देखते हैं, बेरली एनी टूरिस्ट इन द नेक्स्ट डिकेड। ये तो पढ़ते, मेरे तो पढ़ने की हिम्मत नहीं हो रही, इतना गंदा लिखा है कि हार्डली कोई आएगा, मतलब कोई आएगा ही नहीं टूरिस्ट, कैसी बात है। तो ना चाहते हुए भी मुझे क्या करना पड़ा, अगर मैंने अपना कॉमन सेंस लगा दिया थोड़ा सा भी और अंडरस्टैंडिंग रखी, तो मुझे इसका आंसर साफ साफ दिख गया। यहाँ पे कौन सा हुआ जी इसका आंसर, सेकंड का मेरा आंसर हो गया बी पॉइंट। क्लियर है कि नहीं, मुझे बता दो, अपने दिल से पूछ के बताओ कि क्या ये समझने वाली बात थी कि नहीं थी, क्या बहुत मुश्किल था, ग्रामर थी इसके अंदर, कोई रूल था, कुछ नहीं था दोस्त। आओ नेक्स्ट देखते हैं हमारा, वन ऑफ द एलिमेंट्स दैट इज इंपॉर्टेंट टू इको टूरिस्ट ऑन ट्रिप इज। भाई इको टूरिस्ट की यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक आपको चार्ट में बता रखे हैं, उसे देख लेना और बता देना भैया कौन सा इसमें एलिमेंट इको टूरिस्ट का है क्या पूछा इसने। वाइल्ड एंड अनटच्ड सराउंडिंग्स, कल्चरल एक्सचेंज के लिए तो जाते हैं ना, वो कैसी बातें कर रहे हो, कार एंड बस राइड, कार में घूमेंगे, मजे करेंगे, फुल्ली फर्निश्ड फ्लैट्स में जाते हैं क्या भाई, काटो इन्हें काटो, जल्दी से सही आंसर लगा दो इसका, थर्ड का ए। दोस्तों इसी तरह से इसका फोर्थ क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें क्या कहा है उसने, चूज द ऑप्शन दैट लिस्ट द करेक्ट आंसर फॉर द फॉलोइंग। आधे तो इसको देख के भाग जाएंगे, अरे नहीं भाई भागो मत, पढ़ के तो देखो क्या कह रहा है, बहुत आसान है, हलवा है आपके लिए। आओ देखो
आशा मैथ्यू ये कहना रहे हैं वो एनिमल से लव करती हैं वो एंड विशेस टू ट्रेवल टू द प्लेसेस दैट सेफगार्ड देयर राइट्स एंड अवेयरनेस ऑफ देयर राइट्स। ये सारी बातें कि भाई वो एक एनिमल लवर है। जैसे मेरे को पूरा पढ़ने की भी जरूरत नहीं थी, मुझे पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं, मैं इतना आसानी के लिए बता रहा हूं, आप पूरा पढ़ो समझो। लेकिन अगर छोटी सी बात बताऊं तो इसको पढ़ने की जरूरत नहीं। एनिमल लवर कौन सी वाली टूरिस्ट होती है, जाके देखो ना क्या लिखा था कैरेक्टरिस्टिक्स में, मैंने तो साफ साफ देख लिया था, वो एथिकल टूरिस्ट होते हैं जो एनिमल लवर होते हैं। तो यहां पे मुझे पहले ही आंसर मिल गया था एथिकल टूरिस्ट, और एथिकल वाला ऑप्शन सिर्फ बी में, कुछ और देखना ही नहीं था। देखो कितनी सेकंड्स में आपके आंसर आ गए कि नहीं आ गए। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको बड़ा मजा आया होगा मेरे साथ अटेम्प्ट करते हुए। बाकी क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट करोगे पूरी ताकत के साथ, बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग जैसे मैंने आपको करवाई है, मुझे लगता है आप भी ऐसी अंडरस्टैंडिंग कर सकते हो। आपके लेवल पे आके मैंने सोचा है और आप भी ऐसे ही सोचोगे। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो मुझे जरूर बताना, कमेंट करके जो भी डाउट्स है वो पूछना। इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हो, वहां जाकर मुझसे पर्सनल में भी सवाल पूछ सकते हो, आई विल आंसर यू। और पूरी तरह से हम आपके साथ, हमारी पूरी टीम आपके साथ खड़ी है। तो इंग्लिश का एग्जाम बहुत बढ़िया से देना, चाहे आप कोई से भी बोर्ड के स्टूडेंट क्यों ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बने रहें डियर सर के साथ।